Yes, class. Very good afternoon, all of you. So, स्टूडेंट, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया कॉस्ट अकाउंटिंग. जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया तो मैंने आप लोगों को वहां पर क्लियरली बोला कि बेटा हम लोगों को हमारे कंसेप्ट को प्रॉपर रखना है. कंसेप्ट जितना अच्छा बिल्डअप होगा उतना ज्यादा ही हमें बेनिफिट होने वाला है. राइट तो उसी कैटेगरी के अंदर कल हम लोगों ने सबसे पहले जाना कॉस्ट क्या होती है. कि भैया किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना है तो उसको परचेस करने के लिए हम लोग जितना भी अमाउंट स्पेंड करते हैं वो कहलाती है कॉस्ट. सामने वाला जिसको आप पैसा देकर के आए हो उसके लिए तो कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, लेकिन वो प्रॉफिट भी तो उसके लिए कॉस्ट ही हुई क्योंकि उसने अपना टाइम दिया. तो अपने टाइम के बदले उसने क्या चार्ज किया? आप लोगों से प्रॉफिट चार्ज किया. राइट तो पहली डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट नहीं है. आज अपन सेकंड डेफिनेशन की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है कॉस्टिंग. लिखेंगे costing is a technique method and process of ascertainment the cost. Next point. The technique consists of principle and rules which govern the procedure of ascertaining the cost of goods or services. साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा. अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टीए लिमिटेड. टीए इसका काम है मार्केट के अंदर बोटल्स बना करके सेल करने का. टीए लिमिटेड मार्केट के अंदर जब बोतल को सेल करती है
तो एक बोतल की कॉस्ट है 50 रुपए। एक बोतल की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए। इस 50 रुपए के अंदर, जो कि 50 रुपए इसका सेल प्राइस है, इसके अंदर इसकी कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और साथ ही साथ इसका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। 35 रुपए की कॉस्ट है, 15 रुपए का प्रॉफिट है। ये जब बोतल को बनाती है तो बोतल को बनाने में मटेरियल भी लगता होगा, नॉर्मल सी बात है, प्लास्टिक। लेबर को पेमेंट देना पड़ता होगा, वेजेस। उसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस भी लगते होंगे। इन सभी का टोटल होगा कितने रुपए का? 35 रुपए। ये इसके अंदर अपना मार्जिन ऐड करेगा 15 रुपए का, तभी जाकर के सेल प्राइस 50 आया होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस 35 रुपए का इसने कंप्यूटेशन खुद तो किया नहीं होगा। इसका कंप्यूटेशन करने के लिए इसने अपॉइंट किया एक कॉस्ट अकाउंटेंट का। इस कॉस्ट का कंप्यूटेशन करने के लिए इसने किसे अपॉइंट किया था? कॉस्ट अकाउंटेंट का। इस कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या किया? प्रॉपर वे में जो भी कॉस्ट को कैलकुलेट करने की प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद किसी पर्टिकुलर कॉस्ट के एक मेथड के थ्रू कॉस्ट का कंप्यूटेशन किया। इसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स भी लगाई होंगी। ये सारा का सारा काम इसने किया। इसके पीछे इसका मोटिव था कि ये कॉस्ट का असर्टेनमेंट कर सके। ये कॉस्ट अकाउंटेंट ने जितना भी काम किया वो क्यों किया? ताकि कॉस्ट का क्या किया जा सके? असर्टेनमेंट किया जा सके। तो जब एक कॉस्ट अकाउंटेंट टोटल कॉस्ट का असर्टेनमेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को अडॉप्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को जब अडॉप्ट करता है, तो ये सब कंबाइंड होकर के कहलाते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक और मेथड एंड द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट द कॉस्ट। यही बात बोली मैंने। इस 35 का कैलकुलेशन करना है, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी, डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तब जाके क्या आएगी? टोटल कॉस्ट आएगी। तो ये जितने भी काम कॉस्ट अकाउंटेंट कर रहा है उन सभी के कंबाइंड एफर्ट्स को क्या बोला जाता है? कॉस्टिंग बोला जाता है। द टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वो क्या फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, और जो प्रॉपर वे में रूल्स फॉलो कर रहा है। इनकी अभी बातचीत करेंगे अपन, प्रिंसिपल एंड रूल्स के बारे में भी। विच गवर्न द प्रोसीजर ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो ये टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं।
इन प्रिंसिपल और रूल्स को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। इनके बारे में भी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल से मेरी सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? प्रॉपर वे में नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिएगा। डन सभी का? जल्दी करो। चलूं आगे? क्लियर है पूरा मामला? ठीक है। फाउंडेशन में पढ़ा है, वही लेवल पे वापस से अगर वही थ्योरी लिखवाने लग गया हो जाओगे बोर। एग्जाम्पल भी न्यू चाहिए, साथ में लैंग्वेज भी क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो इंटर के लेवल की हो। वहां अपना केवल एमसीक्यू चलता था, वहां केवल एमसीक्यू था, तो कंसेप्ट को समझना था, केवल सीधा वही पर वो टिक करके आना था। लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ भी करके आए हो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? राइट, काफियों का गलत हुआ होगा ये क्वेश्चन। राइट, चलो ठीक है, कोई ना, जो भी है अभी अपन डिटेल में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ। देखो, आपने कॉस्ट को कंप्यूट किया, कॉस्ट को कंप्यूट करने के बाद उसकी प्रॉपर वे में
रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, उसका प्रॉपर वे के अंदर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को समराइजिंग करनी पड़ेगी, और लास्ट के अंदर प्रॉपर वे के अंदर अपोर्शन एंड अलोकेशन करना पड़ेगा। लिखने पे लगे हुए पहले समझो भैया। अकाउंटिंग का मतलब होता है CSRA, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग। यही पढ़ा है। रिकॉर्डिंग का मतलब है हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं प्रॉपर वे के अंदर। तो हम लोगों को जितना भी कॉस्टिंग का काम किया है उस पूरे के पूरे कॉस्टिंग के काम की क्या करनी पड़ेंगी, जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। हमने जितना भी क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन का मतलब है जितनी भी जनरल एंट्री पास की है उन सारी की सारी जनरल एंट्री को कॉस्टिंग की लेजर बुक्स के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। समरी बनाने के लिए, समरी बनाने के लिए हम लोगों को प्रॉपरली ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, साथ में रिजल्ट लेके आने के लिए, साथ में रिजल्ट लेके आने के लिए कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, साथ में अपोर्शन एंड अलोकेशन का मतलब है हम लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेस का यूज किया, उन रिसोर्सेस की जो जो कॉस्ट लगी है उसको प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसको रिटर्न भी तो उतना ही देना पड़ेगा ना, कि जितनी कॉस्ट लगी है, जितना तुमने तुम्हारे एफर्ट्स दिए हैं, उन सारे के सारे एफर्ट्स को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तुम्हारे एफर्ट्स के बदले तुम्हें रिटर्न मिलेगा। कहने का मतलब हम लोगों ने जितने भी रिसोर्सेस यूज किए हैं उन रिसोर्सेस की रिटर्न को या फिर उसकी कॉस्ट को प्रॉपर वे में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा काम करना क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। आई बात समझ में सभी को? प्रॉपर वे के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड नॉट एनालाइजिंग, अपोर्शन एंड अलोकेशन। और ज्यादा डिटेल के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाए तो ये सारी की सारी बातें आपके सामने है। राइट, नोट इट।
हम्म। अपोर्शनमेंट ऊपर ही समरी बन जाती है ना, तो समरी में लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं उनका यूज कर दिया। अलोकेशन और अपोर्शनमेंट का मतलब है प्रॉफिट के बिहाफ पे हर चीज को अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ऑनर को कितना मिलना चाहिए, मटेरियल को कितना मिलना चाहिए, वो सारी चीजें। क्या ये तो अपन केवल ओवरऑल प्रॉफिट निकालने का काम कर रहे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देन चलिए अब पहले समझना है फिर से, अपन को केवल काम रखना है समझने का, कंसेप्ट क्लियर थी, लैंग्वेज आपको एकदम इजीएस्ट मिलने वाली है। समझना पहले, देखो बच्चों, अपन दो काम करते हैं कॉस्टिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग भी नहीं बोल सकता, कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहले है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के अंदर टोटल कॉस्ट को असरटेन किया जाता है। इसको असरटेन करने के लिए हम लोग डिफरेंट तरीके के प्रोसेस, डिफरेंट तरीके के मेथड्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की टेक्निक्स लगाते हैं। कॉस्टिंग को मेजर करने के लिए टोटल कॉस्टिंग का मतलब है टोटल कॉस्ट का असरटेन करना, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट मेथड्स एंड प्रोसेस मेथड्स और टेक्निक्स लगाई जाती, राइट। उसके बाद ये जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी टेक्निक्स हैं, उन सभी को हम लोग प्रॉपर वे के अंदर सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनकी प्रॉपर वे के अंदर हम लोग समरी बनाते हैं और फिर उनका अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट करते हैं, सारा काम करते हैं। इन सारे कामों को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब चाहे मैं प्रोसेस मेथड टेक्निक लगाऊं, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ कंसेप्ट्स होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। ऐसा थोड़ी है रियल अकाउंट, डेबिट मीन्स कम्स इन, क्रेडिट मीन्स गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स है ना। इन्वेंट्री के बारे में पढ़ना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 पढ़ लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 पढ़ लो। डेप्रीशिएशन पढ़ना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 पढ़ लो। फिक्स एसेट्स पढ़नी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 पढ़ लो। इनमें से तुम्हें एक तो इन्वेंट्री वाला पता होगा और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला एएस नंबर 3 पता होगा, क्योंकि ये आप 12th के अंदर पढ़ के आए हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के जो रूल्स होते हैं वो किसके अंदर गिवन है, एएस नंबर 3 में गिवन है। फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करने के रूल किसके अंदर गिवन है, एएस नंबर 10 के अंदर गिवन है। तो हर चीज के अलग अलग रूल दे रखे हैं ना, हर चीज की अलग अलग प्रायोरिटीज दे रखी है ना, सब कुछ दे रखा है ना। तो उन सारी की सारी चीजों को लेकर के, उन सारी की सारी चीजों को लेकर के हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग है।
अगर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तरीके से चलती तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। वो तो नॉर्मल सी बात है। जब मार्केट में किसी चीज की नीड होती है तो ही क्या होता है, इनोवेशंस होते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां रही होगी तभी तो नई अकाउंटिंग इसी बनाई गई ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के खुद के रूल्स हैं, खुद के रेगुलेशंस हैं, जर्नल एंट्री पास करने के खुद के अलग से रूल्स हैं, हर चीज है अपनी। तो इन सभी को पास करने के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किसके, चाहे मैं बात कर लूं कॉस्टिंग की, चाहे मैं बात कर लूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, इनके प्रॉपर प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, रूल एंड रेगुलेशंस, इन दोनों को जब कंबाइंड कर दिया जाएगा, कॉस्टिंग के रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल को जब कंबाइन कर दिया जाएगा तो उस कंबाइंड एफर्ट्स को क्या बोला जाता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। आई बात समझ में? इसके अपने अलग रूल, इतने इसके अपने अलग रूल, जब दोनों को कॉम्बिनेशन में बात की जाएगी तो क्या बोला जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। और जितने भी ये प्रिंसिपल, कंसेप्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सारे के सारे कंसेप्ट, रूल, रेगुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। राइट, नोट इट फास्ट। बेटा जो पढ़ा रहा हूं यहां से 2 से 4 नंबर के एमसीक्यू, कितने नंबर के, 2 से 4। और एमसी की वैल्यू मैं बता चुका हूं कितनी है, 30 नंबर से 30 अगर आ गए, पास होने का काम तो हो गया हमारा। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो ये बोले कि सर मेरे को तो केवल कॉस्टिंग में 40 चाहिए, पूरा सिलेबस पढ़ लो, एमसीक्यू की अश्योरिटी है कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ। बाद में पूरे सिलेबस में भी लास्ट में जाते बता दूंगा, ये 2 चैप्टर करके चले जाना, अच्छे से आके 40 नंबर अश्योर्ड है। सिंपल सी बात। तो हमें हमारे कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखना है, लेकिन वो 40 नंबर वाला जो क्राइटेरिया है ना, उसके ऊपर फोकस मत रख लेना कि हमें तो केवल 40 लाने हैं। हमारा टारगेट है एटलीस्ट 70, मैक्सिमम जो तुम चाहो। अभी 110 मत चाह लेना। राइट, देन सिंपल सी बात। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में और भी कुछ बताऊंगा मैं तुम लोगों को। कॉस्ट अकाउंटेंसी अभी लिखना नहीं है।
मैं बता देता हूं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है. कॉस्ट अकाउंटेंसी इज साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स. एक्सप्लेन. एमसीक्यू भी बन सकता है, राइट. अब 5 नंबर की थ्योरी आई तो अप्लाई भी तो करना पड़ेगा, लिखना भी तो पड़ेगा. लिखेंगे मेरे साथ साथ. बिकॉज it is systematic body of knowledge having certain principle which a cost accountant should follow. Cost accounting standards. All principles and concepts are applied by using skills and ability. All things related with money recorded. So by the help of this, we calculate profit or loss. देखो, साइंस है. आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात मत करना. साइंस क्या होती है? प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर कॉस्ट अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ेंगे, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है और प्री डिटरमाइंड रूल्स हैं. तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या हो गई? साइंस. अब जितने भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको अप्लाई करने के लिए पर्सन के अंदर क्या होनी चाहिए? स्किल्स एंड एबिलिटी. और स्किल्स और एबिलिटी उसी पर्सन के पास होती है जिसकी प्रॉपर वे में आर्ट्स हो. अब रिकॉर्डिंग करोगे, प्रिंसिपल अप्लाई करोगे किसके ऊपर? जो चीजें मनी की टर्म में होंगी. मनी की टर्म में होंगी तो इससे क्या कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस होगा बिजनेस, और बिजनेस कंसर्न में चले जाएंगे तो वो पूरा का पूरा किसके अंदर काउंट हो जाता है? कॉमर्स के अंदर. सो वी कैन से दैट कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इवन मैं बोल सकता हूं प्रोफेशन भी है. कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट है. वही सारी की सारी चीजों को प्रॉपर वे में क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है. ओके, नोट इट फास्ट.
डन, चलूं आगे? हेलो, नहीं तो घर चलो। बेटा जब चालू किया था कल सिलेबस तो बोला था इस चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले मीनिंग की बात हुई थी। आ गए क्या सबके मीनिंग सारी चीजों के? प्रॉपर वे में समझ में भी आ गया। सेकंड पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आ जाइए। देखो बेटा, कॉमर्स का जो लास्ट वाला पॉइंट था उसका मतलब है जितने भी मॉनेटरी टर्म्स है उन मॉनेटरी टर्म्स को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर वे में समरी बनानी पड़ेगी, उनका प्रॉपर वे में एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है तो पूरे के पूरे बिजनेस से डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया किसके अंदर कवर हो जाता है? कॉमर्स के अंदर कवर हो जाता है। राइट, अब मैं आ गया आपके पास टॉपिक पे, किसकी तरफ? ऑब्जेक्टिव्स। भैया नॉर्मल सी बात है, पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग, हम लोग बनने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। तो सबसे पहला हमारा काम ही क्या है कि किसी भी तरीके की अगर प्रोडक्ट है या किसी भी तरीके की अगर सर्विसेज हम मार्केट के अंदर लोगों को प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें एस्टिमेशन करना होगा किस चीज का? कॉस्ट का। ठीक है, कॉस्ट का कंप्यूटेशन आपने कर लिया, उसको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना, उसको प्रॉपर वे में क्लासिफाई करना, उसकी प्रॉपर वे के अंदर समरी बनाना, ये भी किसका का ऑब्जेक्टिव हो गया? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इसके बाद समझना अब ऑफ कॉस्ट डेटा, कॉस्ट को कंट्रोल करना। बेटा ये काम तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कर सकते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का रियल खासियत क्या है? कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब ये कॉस्ट का कंट्रोल क्या होता है, समझना मेरी बात को। हम लोगों ने प्री डिफाइन कर दिया कि इस प्रोडक्ट को बनने में कितने रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए? 35 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए। आप लोगों ने एस्टिमेशन क्यों किया? ताकि 35 रुपए से ज्यादा ना लग सके। वरना एस्टिमेशन करने की जरूरत क्या है? जाओ लेकर के मार्केट से परचेज करो, ले आओ। कभी 35 का बन रहा है, कभी 36 का बन रहा है, कभी 40 का बन रहा है, कभी 60 का बन रहा है। लेकिन अगर आपने प्री डिफाइन कर दिया कि मेरी कॉस्ट कितने रुपए की लगनी चाहिए? 35 रुपए की लगनी चाहिए, तो आपका टारगेट भी क्या होगा? मेरी कॉस्ट लगनी भी कितनी चाहिए? 35, एक्चुअल में भी 35 और एस्टिमेटेड भी कितनी? 35। अगर आपने वो काम 35 के 35 रुपए में पूरा कर दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया? कॉस्ट का कंट्रोल कर दिया। राइट, एक साल 35 रुपए में बने, दूसरे साल 35 में बने, तीसरे साल 35 में बने। अब आपने कहा कि भैया 35 35 35 सेल प्राइस फिक्स है, सेल प्राइस को मैं चेंज नहीं कर सकता, प्रॉफिट तो बढ़ाना है ना। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारी कॉस्ट को क्या किया जाए? कम। कॉस्ट को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। जितनी तरीके की बोतल आप बना रहे हो उसकी डिजाइन में चेंज कर दो, करो डिजाइन में चेंज, सेल्स क्या हो जाएगी? डाउन। इंप्रूवमेंट चाहता है ना कस्टमर, तो थोड़ा सा भी चेंज लाया, अगर उसको पसंद नहीं आया तो आप क्या करोगे? आपने जितना भी अमाउंट पे किया है उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसके अंदर आप क्या लेकर के आओगे? कमी लेकर के आओगे।
आप ढूंढोगे कि मटेरियल की कॉस्ट में कमी आ जाए, लेबर की कॉस्ट में कमी आ जाए, अदर एक्सपेंसेस की कॉस्ट में कमी आ जाए, तो सबसे पहला फोकस आप करोगे लेबर पे। 3 साल से लेबर अगर कोई काम कर रही है, सेम काम, पेमेंट उसका उतना ही है, तो भैया टाइम उसको ज्यादा लगना चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने में या कम लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? कम। किसी भी नए काम को आप पहली बार करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, दूसरी बार करते हो तो आपके दिमाग में क्या आ जाती है? लर्निंग्स आ जाती हैं, तो उसके अंदर लगने वाला टाइम क्या हो जाता है? कम। टाइम कम होगा तो पैसा भी कम दोगे ना। लॉजिकल चीज है कि अगर वो पर आवर के अकॉर्डिंग आके वर्क कर रहा है तो पर आवर में उसका आउटपुट ज्यादा आएगा, आउटपुट ज्यादा आएगा तो नॉर्मल सी बात है मेरी कॉस्ट क्या होती हुई चली जाएगी? कम होती हुई चली जाएगी। हुआ ना? 35 रुपए से अब मेरी कॉस्ट हो गई 33, तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया? 2 रुपए से बढ़ गया। ये केवल कौन सिखाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान रखना इस बात का। तो कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया। दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया। तो बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? कंट्रोल या रिड्यूस? रिड्यूस। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करना। कंट्रोल तो हर साल करना पड़ेगा, रिडक्शन हर साल थोड़ी हो सकता है। रिडक्शन तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। राइट? लास्ट ऑब्जेक्टिव लिखो, डिसीजन मेकिंग, जल्दी से। डन? क्या लिखा लास्ट ऑब्जेक्टिव? डिसीजन मेकिंग। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? लॉन्ग टर्म। राइट? अपना विजन बड़ा रखना है, विजन छोटा नहीं रखना। विजन क्या रखना है अपन को? बड़ा। जैसे ही बड़ा विजन रखोगे तो किसकी तरफ ध्यान दोगे? कॉस्ट के रिडक्शन पे। कोई भी फैक्ट्री ओनर अगर प्रोडक्ट को बना रहा है, 1 साल के लिए नहीं है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ के आए हो, तो वो लॉन्ग टर्म जाना चाहेगा। वो मार्केट में पहली बार जो प्रोडक्ट लाएगा ना, वो ऐसा प्रोडक्ट लाएगा जो आने वाले 20-25 साल तक चलता रहे। नेस्ले ने जब मैगी बनाई होगी, ये थोड़ी सोचा होगा 1 साल 2 साल काम करना है। बीच में 2016-17 में मैगी की सेल्स एकदम से डाउन हो गई थी, बोला गया था उसके अंदर कुछ कांच शीशा वगैरह आया है। फिर बीच में यिप्पी नूडल्स बिकना चालू हो गई थी, हुई थी ना बिकना चालू। कौन सी नूडल्स? यिप्पी नूडल्स, सनफीस्ट की आती है। हुई। पतंजलि की आटा मैगी चालू हुई थी ना सारी। लेकिन अगर आपका फिनोमेना, आपका दिमाग, विजन, मिशन लॉन्ग टर्म है, वापस से आई, जितना मार्केट शेयर था ना उससे और इंक्रीमेंट कर गए, कम नहीं हुआ, उससे और ज्यादा क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। और वो किसके बिहाफ पे हो सकता है? डिसीजन मेकिंग के बिहाफ पे। वरना तो 6 से 8 महीने बैन रही थी मैगी उस टाइम पे, चाहते तो उसी टाइम सेल करके निकल लेते। 1991 के अंदर कैडबरी, जानते हो ना, उसका मार्केट में शेयर हो गया था 50% से एकदम से 10%। दूसरे ब्रांड भी आ गए मार्केट में चॉकलेट्स के। अगेन वहां पे भी उसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ी, अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन करने पड़े। डिजाइन करने के बाद अब प्रोडक्ट नहीं लाओगे तो तुम्हें पहले, सबसे पहले किसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा? कॉस्ट पे, टेस्ट पे। प्रोडक्ट के अंदर मिक्सअप तो डालना पड़ेगा ना, फीका तो खाओगे नहीं, नॉर्मल सी बात है, उसको मिक्स करके बनाना पड़ेगा। मिक्सअप भी प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर भी वेरिएंस नहीं आना चाहिए। इसके लिए तुम टॉपिक पढ़ते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कौन सा टॉपिक? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
मार्केट में कोई भी फूड प्रोडक्ट मिल रहा है तुम लोगों को, उसको खा रहे हो ना, उसके अंदर भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई है। कैसे? इसका एग्जांपल आप अपने घर से ले सकते हैं। घर पे कोई भी फूड बनता है, अगर उसके अंदर नमक ज्यादा डल जाए या चीनी ज्यादा डल जाए, क्या बोलते हो भैया? तुम तो एक बार खाना बना करके बोल देते हो टेस्ट अच्छा नहीं है। कंपनी तो बल्क में बनाती है सेम प्रोडक्ट, बैच कॉस्टिंग फॉलो हो सकती है ना उसके अंदर भी। सिमिलर प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो एक साथ बल्क के अंदर प्रोडक्ट डाला गया, आउटपुट आया और मार्केट में सेल करने के लिए बेच दिया गया। थोड़ा सा भी टेस्ट में चेंज, आपकी पूरी की पूरी मार्केट की सेल्स क्या हो जाएगी? डाउन। अगेन डिसीजन मेकिंग आ गया, राइट? तो ये हो गया आपका डिसीजन मेकिंग। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।